हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैप्पी कंपटीशन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। और कैसे हैं आप? जहां तक उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और हमारी वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे कब मैथ की क्लास आए और हम क्लास को अटेंड करें। क्यों न करें, क्योंकि क्लास ही बहुत स्टैंडर्ड है। एकदम क्वेश्चन बहुत अच्छे छटे हुए बेहतरीन क्वेश्चन आ रहे हैं और ये आपकी परीक्षा में ज़रूर आएंगे, ये मान के चलिए। ठीक है, आप एक टाइप का एक क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, तो उस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे तो एक क्वेश्चन में हम और भी क्वेश्चनों का बहुत सा प्रारूप आपको बता देते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पर, बाकी की बातचीत तो होती रहेगी हम लोगों की। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन ही है, एक आयताकार समानांतर चतुर्भुज की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया। उसने सरफेस एरिया आपसे पूछा है कि सरफेस एरिया इसका कितना है। ठीक है, तो सरफेस एरिया हम देखते हैं कि सरफेस एरिया इसका कितना है। ठीक है, तो आयताकार समानांतर चतुर्भुज दे दिया उसने और पूछा सरफेस एरिया है। तो ये हमारा क्या है? ये है हमारा एक तरह का घनाभ के आकार का है। कैसा है? घनाभ के आकार का है। तो घनाभ का आपने आयतन, घनाभ का आपने पढ़ा होगा, घनाभ का सरफेस एरिया। घनाभ का सरफेस एरिया होता है 2 लंबाई LB, BH और HL। ठीक है, ये होता है, यानी कि 2 लंबाई यहाँ पर कितनी दी है बेटा? 5 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 5, यानी कि 2 LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये इसका एरिया होता है। तो यहाँ पर 2, 5 चौके कितना हो जाएगा? 20, 4 तिये 12 और 5 तिये 15। 15 और 12 27, 27 और 20 47, 47 दूनी हो जाएंगे आपके 94, यानी कि 94 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया हो जाएगा 94 मीटर स्क्वायर, 94 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका ये एरिया हो गया आपका। ठीक है, किसका? ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया आपका इस आयताकार समानांतर चतुर्भुज का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या में 6 जोड़ा जाता है। यदि योग में 6 से गुणा किया जाए तथा गुणनफल को 13 से विभाजित किया जाए तथा भागफल में से 7 घटाए जाने पर यदि शेष 5 हो तो संख्या बताओ। भाई बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, देखते हैं। बहुत आसानी से हल होगा, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो, एक संख्या में 6 जोड़ा जाता, हमने माना कि जो संख्या है वो हमारी कितनी है? x है। x में उसने क्या बोला है? संख्या में 6 जोड़ा जाता है। हमने इसमें x में 6 जोड़ दिया। ओके, 6 यदि योग में 6 से गुणा किया जाता है, योग में हमने 6 से गुणा कर दिया, 6 से गुणा किया जाए तथा गुणनफल को 13 से भाग। अब जो गुणा हो रहा है इसको हमने क्या किया? 13 से भाग लगा दिया, 13 से विभाजित किया जाए तथा भागफल में से 7 घटा दिया जाए। लो, भागफल में से हमने 7 घटा दिया तो शेष 5 आता है। तो बराबर बेटा कितना आता है? 5 आता है। बराबर कितना आता है? 5 आता है। तो देखो, 13 सत्ते 91 हो जाएंगे। अगर एलसीएम लेंगे या 7 को हम उधर ले जाएं तो 6x + 6 ये आ जाएगा और ये आपके 13 और ये 7 उधर जाएंगे तो 7 5 कितने हो गए? 12। ठीक है, 13 का आप 12 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x + 6 बराबर। अब यहाँ से आप ऐसे करना चाहें तो आप यहीं से इसको थोड़ा सा यहीं से मैं सॉल्व करना आपको बता दूँ। 6 से ये 12 कट जाएंगे, 6 दूनी 12। अब 13 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x + 6 बराबर 13 दूनी कितने हो जाएंगे? 26। तो x बराबर आपका 26 में से ये 6 जाएंगे तो घट जाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 20 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। वो संख्या कितनी है? 20 है। वो संख्या कितनी है? 20 है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लें बहुत अच्छे से
कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लें, इधर मैं इसको ला करके इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये तो आप समझ लेंगे, 6 इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे और 20 बचेंगे। बहुत अच्छा कैलकुलेशन है, बड़े आराम से हल कर सकते हैं। ये मत देखना क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन जिस तरह से बोल रहा है, क्वेश्चन जैसे बोल रहा है, ठीक है, वैसे हम करते चले जाएंगे। इसमें और कोई बाकी की छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। जैसे बोल रहा है बस करते जाइए, आंसर अपने आप आ जाएगा। हमें भी क्या कोई क्वेश्चन ऐसा थोड़ी रटे हुए होते हैं, हम करते क्या है, प्रश्न को करने का नंबर लगा देते हैं। कहीं ना कहीं तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पर उसका आंसर होगा, बशर्ते कहीं पर प्लस की जगह माइनस ना हो, माइनस की जगह प्लस ना हो, भाग की जगह गुणा ना हो। ये चीज़ें हम देखते चलते हैं, ठीक है। अगर ये मिस्टेक हो जाएगी तो प्रश्न को हम ठीक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसको, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 संख्याओं का योग 21 है। देखिए उसने बोला है 2 संख्याओं का योग कितना है बेटा, 2 संख्याओं का योग कितना बोला उसने, 21 बोला। 2 संख्याओं का योग उसने 21 बोला है, तो 2 संख्याओं का योग यानी कि x + y बराबर कितना हो गया, 21। हमने मान लिया कि संख्याएं x और y हैं, इनका योग कितना है, 21 है, तथा गुणनफल 90 है। अगर हम इसका x और y का अगर गुणा कर दें तो बेटा कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। कितना आ रहा है, 90। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है और ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया, ठीक है। दोनों संख्याएं हैं तो उसने दोनों संख्याएं पूछी हैं, तो बेटा ऐसा करो, ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो ये ऑप्शन से हल होते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखें किसका गुणा, अगर हम इस 15, अगर ये संख्याएं देखें तो 15 का 15 में गुणा करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, ये तो 225 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आंसर हमारा कभी नहीं हो सकता है। 15 का 12 में गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 यानी कि 180 हो जाएगा, ये भी कभी नहीं हो सकता है। 15 का गुणा हम 6 में करेंगे तो 15 6 कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, बिल्कुल। 20 का 15 में गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 कितना हो रहा है, 300 हो रहा है। तो यहाँ पर 15 का गुणा हमने 6 में किया तो बेटा कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। 15 का गुणा 6 में किया तो हमारा कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। बात सही है, 15 का गुणा 6 में किया हमने कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। यानी 15 अगर हम इसके फैक्टर करें तो ये हमारा 15 गुणा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 15 6 90, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। अगर हम 15 और प्लस 6 का योग करें, अगर योग करें तो बेटा कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। इसका मतलब 15 6 90, यही हमारा क्या है, आंसर है। यही क्या है, आंसर है। इसको हम इस तरह से शूट आउट करते हैं ऐसे प्रश्नों को। ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन देखो अपने आप ये आउट होते चले गए, अपने आप ये भी आउट हुआ, ये भी आउट हुआ, ये भी आउट हुआ, ये आपका राइट हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप करेंगे, आप एक भी क्लास को मिस नहीं करेंगे, ये मान के चलिए। अगर आप एक क्लास मिस कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपने बहुत बड़ा अपना नुकसान कर लिया है, ठीक है। एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, ठीक है बेटा। यहाँ पर क्या हुए हैं, ये उत्तीर्ण हुए हैं, ये क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, यहाँ पर ये उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। जबकि 15% छात्र दोनों ही विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। यदि 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक बात का विशेष ध्यान रखें, ऐसे प्रश्नों को हम वेन डायग्राम से हल करेंगे, और वेन डायग्राम से यदि हल करेंगे प्रश्नों को तो उसमें हम एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि या तो ये हमारी तीनों संख्याएं फेल वाली हों या फिर तीनों संख्याएं पास वाली हों, या तो उत्तीर्ण हों तीनों या फिर अनुत्तीर्ण हों। अगर नहीं है, ऐसी कंडीशन है, तो हमें एक में ही बनाना पड़ेगा। और एक में बनाने के लिए हम ये देखते हैं कि दोनों विषयों में क्या कह रहा है, वो दोनों विषयों में क्या कह रहा है। तो जब हम यहाँ पर दोनों विषयों में देखते हैं कि दोनों विषयों में क्या बोल रहा है, अनुत्तीर्ण, तो और बाकी के 2 विषयों में उत्तीर्ण, तो हम अनुत्तीर्ण दोनों विषयों के हिसाब से हम चलेंगे। क्या करेंगे, हम एक वेन डायग्राम बनाएंगे इस तरह से, एक अच्छा सा, ठीक है, इस तरह से। और इसमें क्या क्या दिया है, 80% छात्र भौतिक में, ये आपका फिजिक्स का आ गया, ठीक है। और बाकी के छात्र क्या है, केमिस्ट्री में, ये केमिस्ट्री आ गया आपका, और ये दोनों आ गया। तो इसमें हम ये देखते हैं कि छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने हुए, 15%। 15% ये छात्र जो हैं, 15% छात्र हैं, ये दोनों विषयों में कैसे फेल हैं,
ये दोनों विषयों में फेल हैं 15%। जब 15% दोनों में फेल हैं तो हमें फेल में ही चेंज करना है। 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हैं। हमें उत्तीर्ण नहीं लेना है। 80% छात्र अगर भौतिक विज्ञान में पास हुए हैं तो 20% बेटा क्या हुए होंगे, 20% क्या हुए होंगे, फेल। कितने हुए होंगे, 20% यहाँ पर फेल हुए होंगे। 20% कैसे हुए होंगे, फेल। और 70% छात्र रसायन में पास हुए, तो इसका मतलब यहाँ पर 30% कैसे छात्र हुए होंगे, ये फेल हुए होंगे। अब देखो ये भी फेल, ये भी फेल, फिजिक्स वाले फेल, केमिस्ट्री वाले फेल और दोनों विषयों में फेल। तीनों संख्याएं फेल फेल वाली हो गई, हुई ना फेल फेल वाली। अब देखो यहाँ पर फिजिक्स में कितने होने चाहिए, 20%। तो 15% तो फिजिक्स में आ ही रहे हैं, तो 20 में से 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5%। अब इस गोले को, यदि इस वेन डायग्राम को आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे तो आपको टोटल ये मालूम पड़ रहा होगा इसमें कितने हो रहे हैं, ये कितने हो रहे हैं, 15 और 5 कितने हो रहे हैं, 20%। ठीक है, अब यहाँ पर 30% फेल है, 15 तो इसमें भी आ रहे हैं, देखो 15 इसमें आ रहे हैं, तो 15 यानी कि 30 में से हम 15 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 15%। ठीक है, अब आप देखो केमिस्ट्री में कितने आ रहे हैं, 15 15 30% हो गया। फिजिक्स में कितने आ रहे हैं, 15 और 5 कितना हो गया, 20% हो गया। और दोनों में कितने फेल हैं, 15% है। ठीक है, अब हम सब में देखें कितने फेल हो गए, तो सब में अगर देखें तो 15 15 30, 30 और 5 35। बेटा 35% कैसे हैं, ये फेल हैं। 35% कैसे हैं, फेल हैं। अगर ये 35% फेल हैं, अगर ये 35% फेल हैं तो पास कितने होंगे, तो पास कितने होंगे, तो पास होंगे आपके 100 में से आप 35 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएंगे, 65%। 65% कैसे हैं, ये पास हैं, क्योंकि इनका फेल और पास का योग कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो यहाँ पर 65% कैसे हैं, पास। और यहाँ पर 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण, और दोनों विषयों में जो पास छात्र हैं वो कितने दिए हैं, 325। तो यहाँ पर हम करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे, यहाँ पर करेंगे 65%, यानी कि 65% बराबर कितना है, 325। ठीक है, 65% बराबर 325, तो बेटा 1% बराबर आ जाएगा 5, क्योंकि 65 से ये 325 कट जाएंगे 5 बार। ठीक है, तो 1% बराबर कितना आ गया, 5। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 500। और जो 100% ही होता है, जो 100% होता है वही आपके क्या होते हैं, कुल छात्र। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी आ गई, 500। यही तो पूछा है, कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 500। इस तरह से इस प्रश्न को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, और ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। अब ये मान के चलिए जो मैंने आपको अभी ये क्वेश्चन कराया, ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन कराया है, ये क्वेश्चन आप ये मत सोचिए, अब एक क्वेश्चन आपके समझ में आ गया तो आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रश्न 100 प्रश्नों का निर्माण करता होता है। अगर एक आपके समझ में आ जाएगा तो आप उस टाइप के 100 प्रश्नों को हल कर सकते हैं, बशर्ते बस इसमें संख्याएं चेंज होंगी। ठीक है, ले लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक विद्यालय में 4800 छात्र हैं, जिसमें से 60% लड़कियां हैं। कितने छात्र हैं, 4800। अब देखो छात्र हैं 48, 60% लड़कियां, विद्यालय में लड़कों की संख्या क्या होगी। अब बताओ बेटा, टोटल छात्र 100% होंगे, 100% में 60% क्या हैं, 60% क्या हैं, गर्ल्स हैं। ठीक है, तो बॉयज़ कितने होंगे, बॉयज़ होंगे 40%। 40% क्या होंगे, बॉयज होंगे। जब बॉयज 40% होंगे, बॉयज 40%, विद्यालय में लड़कों की संख्या उसने पूछी है, तो 4800, और टोटल छात्र हैं कितने, 4800 हैं। कितने हैं, 4800 छात्र हैं, 4800 छात्र हैं। तो 4800 का कितना निकाल देंगे, 40%, क्योंकि छात्र हमारे कितने हैं, लड़के कितने हैं, यहाँ बॉयज की संख्या उसने पूछी है, तो बॉयज, तो 4800 का 40%, यानी कि 40/100, 2 जीरो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, 2 जीरो ये ख़त्म कर दो। अब जीरो आ गया, 4 का गुणा 8 में करेंगे, 4 अट्ठे 32 और 4 चक 16, 16 3 19, यानी कि बॉय की संख्या आ गई 1920। बॉयज कितने होंगे, बॉयजों की संख्या होगी 1920, जो होगा इसमें ऑप्शन में देखो, ये है आपका आंसर। ठीक है, कर सकते हैं इसको। ठीक है,
चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15 तथा 20 से विभाजित तथा एक पूर्ण वर्ग है। 12, 15 और 20 से विभाजित। यहाँ पर देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है 12, 15 और 20, 12, 15 और 20 से विभाज्य तथा एक पूर्ण वर्ग संख्या और न्यूनतम संख्या है। तो इसका मतलब क्या है, हमें एलसीएम लेना है। जब हमें एलसीएम लेना तो इन दोनों तीनों में से सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 20 है। तो 20 के हम फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। अब 15 के फैक्टर करेंगे तो 5 3 15। तो बेटा 5 तो इसमें है, इसमें 5 हैं, 5 3 15 के 5 इसमें हैं, बट इसमें 3 नहीं है, तो हम 3 का यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब हम 12 के फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 3 12। तो 2 दूनी 4 और 4 3 12, ये तो पूरा मिल रहा है इसमें, तो इसमें से हमें कुछ लेना ही नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसका देखेंगे तो इसका एलसीएम देखेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, ये आ गया आपका। लेकिन पूर्ण वर्ग के लिए क्या बेटा, पूर्ण वर्ग के लिए, पूर्ण वर्ग के लिए, क्योंकि ये तो एलसीएम आ गया है लेकिन उसने संख्या पूछी है पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग के लिए हम क्या करते हैं कि इनके पेयर बनाते हैं। तो ये हमारा 2 2 का तो पेयर बन गया, बट हमारा ये 3 का पेयर नहीं है, तो 3 का हम अपनी तरफ से बना लेंगे, 5 का भी हम अपनी तरफ से बना लेंगे। ठीक है, तो अब ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। ठीक है, अब पेयर बन गए तो 5 पंजे 25, 25 3 75 और 75 3 हो जाएंगे आपके 225 और 225 दूनी 450 और 450 दूनी कितना हो जाएगा बेटा, 900। 450 दूनी कितना हो जाएगा, 900। 900 एक ऐसी संख्या है, 900 एक ऐसी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग क्यों है, क्योंकि 900 किसका वर्ग होता है, 30 का वर्ग होता है बेटा। 900 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, और 900 में आपका देखो 12 का, 15 का और 20 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। कैसा लगा आपको क्वेश्चन, समझ में आया सबके, समझ में आया, बोलिए। यानी कि सबके समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप कमेंट में डाल दें, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको करा दूंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है उसका कि 15 व्यक्ति 7 दिनों में 35 बॉक्स भर सकते हैं। देखो पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत ही ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका, जैसे इसका फॉर्मूला होता है M1 D1 H1 और E1 बट्टे W1 और R1, और होता है M2 D2 H2 E2 बट्टे W2 और R2। ये आपका क्या होता है, ये W2, ये आपका जो होता है M1 आदमी दिन घंटा एफिशिएंसी यानी कि क्षमता बट्टे काम वर्क कितना काम है और रेट यानी कि कितना है। आप ये मान के चलो आदमी दिन घंटा ऊपर आएंगे, एफिशिएंसी ऊपर आएगी, बाकी का जो भी आएगा वो सब नीचे आएगा। अब हम आकर के प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, अब हम जैसे प्रश्न को देखें, ये तो हमारा एक फॉर्मूला हो गया जो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, थोड़ा मैं इसको जूम, ठीक है, ओके। अब देखो 15 व्यक्ति 7 दिनों में, 15 व्यक्ति कितने दिनों में, 7 दिनों में, 15 व्यक्ति 7 दिनों में 35 बॉक्स बनाते हैं। कितने बॉक्स बनाते हैं बेटा, 35 बॉक्स बनाते हैं। तो 5 दिनों में, 65 बॉक्स, कितने बॉक्स, 65, ये नीचे लिखेंगे। ठीक है, बॉक्स वगैरह जो भी आदमी दिन घंटा ऊपर आएगा, बाकी का सारा मटेरियल नीचे, किलोमीटर और जो भी दे XYZ। ठीक है, 5 दिन कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर उसने क्या पूछा है, M2 पूछा है, आदमियों की संख्या पूछी है। ठीक है, इसको आप बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको काट दें, यहाँ पर 7 से इसको काट दें तो 7 पंजे 35 कट गए बेटा। ठीक है, 5 से आप इसको डिवाइड कर दें, 5 3 15 हो गए। ठीक है,
और 5 से आप इसको डिवाइड कर दें, 5 एकन 5, ठीक है, और 5 तिय 15, ठीक है, कट गई ना। तो यहाँ क्या बचा, 3/1 बचा, और यहाँ पर आपका M2/13 बचे। 13 का इसमें गुणा कर देंगे तो M2 बराबर 13 तिय 39, यानी कि 39, यानी कि जो आदमी हैं, आदमियों की संख्या बेटा कितनी है, 39 है। आदमियों की संख्या कितनी है, 39 है। ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। ओके, आलोक है और कौन है, आलोक है, आलोक है और कौन है, अनिल है। आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3 और 4, यानी कि हम मान लें 3x है और कितना है, 4x है, ठीक है। यदि आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद, देखो मैं पहले आपको एक चीज़ बता दूं इस प्रश्न को करने से पहले, कि हम ये कहें कि आज मेरी उम्र 30 साल है, ठीक है, आज मेरी उम्र 30 साल है, तो 5 साल बाद मेरी उम्र क्या होगी, 5 साल बाद क्या होगी, 35 साल होगी। अगर मैं इसी बात को ये कह दूं कि तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, तो कितनी रही होगी, 25 वर्ष। यानी कि आपको पूर्व में पहुंचना है, पहले में पहुंचना है तो माइनस करना है, और बाद में पहुंचना है तो क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर उसने जैसे बोला है, क्वेश्चन को बोला है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि हम चलें तो उसने बोला यदि आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद 62 वर्ष होगी, तो आलोक की आज आयु कितनी है, 3x वर्ष है, और अब से 20 वर्ष बाद, तो हमने 20 इसमें जोड़ दिए, 20 वर्ष बाद, क्योंकि 20 वर्ष बाद आलोक की आयु कितनी वर्ष हो जाएगी, 62 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 62 वर्ष होगी, ठीक है। तो अब यहाँ से हम ये देख लें कि आलोक की वर्तमान आयु कितनी है, तो 62 माइनस 20, तो यहाँ कितना बचेगा बेटा, 42 बचेगा, और 3x बराबर 42, 3 से इसको हम काट देंगे तो 3 एकन 3, 3 चौके 12, x बराबर कितना आ गया, 14, x का वैल्यू कितना आ गया, 14। अब उसने पूछा अनिल की वर्तमान आयु, और आपने देखा होगा कि अनिल की जो वर्तमान आयु है, अनिल के लिए अनिल की वर्तमान आयु, और अनिल की वर्तमान आयु जो है वो कितनी है, अनिल की वर्तमान आयु कितनी है, 4x, कितनी है, 4x। तो 4 और x का गुणा कितना निकाला हमने, 14, जो x का जो मान निकाला है वो कितना है, 14। तो 14 का गुणा 4 में करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 56, कितना आ जाएगा, 56 वर्ष। यानी कि अनिल की वर्तमान आयु जो है वो कितनी है, 14 चौके 56, यानी 56 वर्ष है। क्या है ऑप्शन में, यस ये है, ये आपका हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ये आलोक है और ये कौन है, अनिल है, ठीक है। ये वर्तमान आयु है इनकी, वर्तमान आयु, ठीक है। चलें अगला है, यदि एक साइकिल को 1120 रुपये में बेचा जाता है तो 40% लाभ होता है। देखो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें, इन प्रश्नों में ना हमारे अंदर विचार आता है कि इस पेन को मैं 1000 रुपये का बेचूं तो मुझे 20% का लाभ होता है। यदि मैं इस पेन को बाई चांस 30% के लाभ पे बेचता, ठीक है, 30% और लाभ पे बेचता, यानी वैसे तो मैं बेच रहा हूँ 20% के लाभ पर, तो मुझे कितना 1000 रुपया मिल रहा है। अगर मैं इसको 30% के और लाभ पर बेचता, 30% लाभ पर बेचता, तो मैं इसको कितनी का बेचता। यानी बस तो एक होती है, इसको बेचने के विचार दो हमारे अंदर आते हैं। यदि एक साइकिल को, देखो मैं इसको अपनी टेक्निक से करता हूँ, ठीक है, ऐसे प्रश्न एक परीक्षा में ये जरूर पूछा जाता है, ये आप तो पक्का मान के चलो, ठीक है, 100% मान के चलो। और होगा कैसे, यदि एक साइकिल को 1120 रुपये में, कितने रुपये में बेटा, 1120 रुपये में, एक साइकिल को 1120 रुपये में बेचा जाता है, तो 40% का, तो 40% का क्या होता है, लाभ। तो कितना लाभ हो जाएगा, 140। ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि लाभ अगर होगा
तो हम 100 में जोड़ करके करेंगे, और हानि होगी तो हम 100 में से घटा करके करेंगे, यानी कि 100 का ही प्रयोग हमको करना है। ठीक है, यदि 60% लाभ के लिए, कितने प्रतिशत लाभ के लिए? 60% लाभ के लिए, यानी कितना हो जाएगा? 160 लाभ के लिए इस वस्तु को हमें कितने रुपए का बेचना होगा? ये आपका SP2 हो गया। क्या हो गया? SP2। ठीक है, यानी कि इसकी एक फॉर्म होती है। ठीक है, फॉर्मूला होता है, एक फॉर्म होती है। मैं आपको इस फॉर्म को लिख दूँ छोटा सा। इसकी फॉर्म होती है, वो होती है आपकी बेटा SP1, ये कलर कम चमक रहा है, इसकी होती है SP1 बट्टे SP2 बराबर 100 प्लस माइनस x1 बट्टे 100 प्लस माइनस x2। ये इसकी फॉर्म होती है। इससे आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्लस लाभ होगा तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, हानि होगी तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसमें 1, 2, 3 और 4 राशियां होती हैं। 4 राशियों में से आपको 3 देगा, कोई सी एक आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। आते हैं प्रश्न पर। अब इसको हल करें हम। ठीक है, अब हल कर दो इसको। 0 से हम 0 को कैंसिल कर दें। ठीक है, 0 को हमने 0 से कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब 14 को इससे काट दो। ठीक है, जैसे काटने, यदि आपको 14 का पहाड़ा नहीं आता है, ठीक है, सपोज दैट, तो आप छोटा छोटा करके काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको काट दो। ठीक है, 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 7 से इसको काट दो, 7 एकन 7, 7 छिंगे 42। ठीक है, 2 से और काट दो इसको, 2 अट्ठे 16, 8 बार कट गया। ठीक है, 14 से 8 बार कट जाता, 14 अट्ठे 112। ठीक है, मैंने छोटे से काटा है आपके लिए। ठीक है, अब 16, अब यहाँ बचा क्या? अब बचा क्या? यहाँ पे 160 हो गए थे। ठीक है, तो ये कितनी बार कट गया? 80 बार कटा है। तो हम ये हमारा आ गया 80 बट्टे SP2 बराबर 1 बट्टे 16। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो SP2 बराबर 16 अट्ठी कितना हो जाएगा? 128 और एक 0 आ जाएगा। तो SP2 बराबर, यानी कि SP2 बराबर कितना आ गया? 1280 रुपये। कितना आ गया? 1280 रुपये। देखो एक मिस्टेक हो गई है इसमें क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 9 के ऑप्शन हैं वो इसमें पहुंच गए हैं 10 में, जो विकल्प हैं वो। ठीक है, ये विकल्प हैं, तो ये आपके जो विकल्प हैं, ठीक है, 10 वाले के क्वेश्चन के जो विकल्प हैं, ऑप्शन हैं, वो आपके 9 वाले के हैं। आप देख लेना इसमें कितना आंसर है? 1280। और जो 9 वाले के ऑप्शन है वो क्वेश्चन नंबर 10 वाले के हैं। ये किसके हैं? क्वेश्चन नंबर 10 वाले के, क्वेश्चन नंबर 10 के ऑप्शन है। ठीक है, तो ये 1280 रुपये आपका आंसर आ गया। चलते हैं, एक वस्तु को 625 रुपये में बेचने पर, ये क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन। ठीक है, एक वस्तु को 625 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि उसे 435 रुपये में बेचने पर होती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो उतना और जितना आता है, तो इसमें कॉस्ट प्राइस जो हम निकालते हैं, CP निकालेंगे, तो इसमें हमारा CP जो होगा वो CP हमारा हो जाता है इन दोनों का योग, यानी कि 625 प्लस 435 बट्टे 2। ठीक है, 2 हो जाएगा। 625 और 435 जोड़ो, 6 और 4 10, 35 और 25 60, यानी कि 1060 बट्टे 2। 2 का भाग लगा देंगे इसमें, 2 पंजे 10 और 2 3 6, यानी कितना आ जाएगा? 530 रुपये। कितना आ जाएगा? 530 रुपये। 530 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपके इस ऑप्शन में है। देखो 530 रुपये। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। 11 अरुण एक वस्तु को 460 रुपये में बेचा और 15% लाभ अर्जित किया। कितने में बेचा? 460 रुपये में। अरुण ने कोई वस्तु को 460 रुपये में बेचा और उसने कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त किया? 15% लाभ प्राप्त किया। तो 115 आ गए।
20% लाभ अर्जित करने के लिए कितना, 20% लाभ अर्जित करने के लिए 100 + 20 यानी कि 120, उसे किस मूल्य पर बेचना होगा, उसे किस मूल्य पर बेचना होगा, SP2 पूछा है उसने। ठीक है, अब आप काट सकते हैं इसको। ठीक है, इसको काट दो, 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। ठीक है, 115 से ये 4 बार कट जाएंगे। चलो किसी भी तरह से काट लो, ये तो आपके ऊपर है विभाजित करने का। तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 23 से ये कट गए आपके, 23 दूनी 46 यानी 20 आ गया। 20 का 24 का गुणा इसमें करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो SP2 बराबर 24 दूनी कितना आ जाएगा, 48 यानी कि 480 रुपये। कितना आ जाएगा बेटा, 480 रुपये। ये आपका 480 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ये है। ठीक है, वही फॉर्मूला विभाजित करने के लिए आप किसी भी संख्या से आप विभाजित इसको कर सकते हैं। 115 चौके हो जाएंगे, 15 चौके साथ 4 बार कट जाएगा और 12 का 4 में गुणा कर देंगे, 12 चौके 48 डायरेक्ट भी आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते छोटी छोटी संख्या देख लें। एक दुकानदार अपने सामान को 10% की छूट पर बेचने का दावा करता है, पर अपने सामान के दाम प्रत्येक पर 20% बढ़ाकर अंकित करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। 10% की छूट पर, यानी कि 10% की छूट पर कोई वस्तु बेच रहा है तो 10% यानी कि 100% है, और 10% की छूट पर यानी 90 रुपये में बेच रहा है, और लाभ कितना प्राप्त कर रहा है वो, 20% का। कितना लाभ प्राप्त कर रहा है, 20 का। तो यहाँ पर उसको कितना लाभ हो रहा है, 30 का हो रहा है। कितने पर हो रहा है उसको, 90 पर। तो 100 पर कितना होगा, तो 30 तिया 90 और 33 सही 1/3%। इसमें कहाँ मिस्टेक, ऐसे करें इसको, दूसरी तरह से इसको हल करें, देखते हैं कि ऑप्शन तो गड़बड़ नहीं है। 10% की छूट पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, 1/10। 10 की वस्तु है, कितने में दे रहा है, 9 में दे रहा है, और 20% लाभ, 20% मूल्य बढ़ाकर अंकित कर रहा है। तो 20% मूल्य बढ़ाकर यानी कि 20% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5। 5 की वस्तु है, एक मूल्य बढ़ाया उसने तो कितने का हो गया, 6। तो 10 पंजे कितना आ गया बेटा, 50, और 6 में कितना आ गया, 54। ठीक है, यहाँ पर कितना लाभ हो रहा है उसको, 4 का। कितने पर हो रहा है, 50 पर। तो 100 पर कितना होगा, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8, कितना आ गया, 8% का। उसको कितना लाभ हो रहा है, 8% का। ठीक है, कितना लाभ हो रहा है उसको, 8% का। आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पर लाभ हो रहा है, सीधी सी बात है, 50 की ये 54 में जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुलाबचंद जिसका वेतन 1000 रुपये है प्रति माह है, 6% की बढ़ोतरी पाता, उसका नया वेतन क्या है। बेटा गुलाब का जो पुराना वेतन है, पुराना वेतन उसका कितना है, 1000 रुपये है। ठीक है, इसमें वो कितना बढ़ोतरी कर देता है, 6% की बढ़ोतरी कर देता है। कितने की, 6 की। तो 1000 पर 6% की बढ़ोतरी, तो 106/100 यानी कि उसका क्या है, ये नया वेतन। देखो जब वृद्धि बोलेगा तो हम 100 में जोड़ करके करते हैं, तो 002 खत्म हो गए। 106 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1060 रुपये। तो उसका नया वेतन कितना हो जाएगा, 1060 रुपये। ये है आपका आंसर। ठीक है, नया वेतन। अब देखो, दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:8 है और उनका गुणनफल 768 है। ठीक है, दो संख्या हैं, प्राकृतिक संख्या हैं दो, उनका अनुपात बेटा कितना दिया है, उनका अनुपात दिया है उसने 6:8। तो संख्या हमारी 6x हो गई और एक संख्या हमारी 8x हो गई। अब इन दोनों का गुणनफल यानी कि 6x गुणा 8x, इनका गुणनफल कितना है, 768। इनका गुणनफल है 768। इनका गुणनफल है 768। ठीक है, तो
एक्स स्क्वायर बराबर 768 बटे 6 गुणा 8। 6 से इसको काट दो, 8 से काट दो, ये काट दो, 8 ने 72, ठीक है, 8 ने 72 और 8 छिंगे 72, 4 बचे, ठीक है, 8 छिंगे 48, फिर 6 से काट दो, 6 एकन 6 और 6 छिंगे 36, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर बेटा कितना आ गया 16। तो एक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा 4, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। यहाँ पूछा क्या है उसने, तो छोटी संख्या बताओ। तो बेटा छोटी संख्या कितनी है, छोटी संख्या कितनी है, छोटी संख्या कितनी है, छोटी संख्या है आपकी 6x, कितनी है 6x। तो 6 गुणा x की जगह पर हम 4 रख देंगे, तो 6 चौके कितना आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा 24। तो छोटी संख्या हमारी कितनी है बेटा 24 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो इसको एक बार। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 मीटर है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज क्या होगा, एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, ए बी सी, इसकी तीनों भुजाएं, यानी कि परिमाप इसका, समबाहु त्रिभुज का परिमाप यानी इसकी भुजा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 3a, और 3a बराबर उसने कितना दिया है 36 मीटर, ठीक है बेटा। तो a बराबर आ जाएगा 12 मीटर, यानी कि इसकी भुजा ये कितनी आ गई 12 मीटर, ये भी कितनी आ गई 12 मीटर, और ये भुजा कितनी आ गई 12 मीटर। जब ये तीनों भुजाएं 12-12 मीटर आ गई, उसने कहा इसमें एक ऊपर से इस पर लंब डाला गया है। इसकी ऊंचाई है, जो ऊंचाई है वो ऊंचाई है आपकी 6 मीटर, ये ऊंचाई कितनी है बेटा 6 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल बताओ। तो समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है, समबाहु त्रिभुज का एरिया जो होता है वो एरिया होता है, हो जाएगा कितना 1/2 लंब गुणित आधार। आधार इसका यानी कि इसका अगर हम ए बी सी डी डालें यहाँ पर, तो ये हमारा, अगर हम इसको इस तरह से करें तो इसका लंब कितना हो जाएगा सी डी, और बेस इसका कितना हो जाएगा ए बी, ठीक है। तो 1/2 सी डी का वैल्यू कितना है बेटा 6, और आधार का बेस का कितना है इसका 12, ठीक है, कितना हो जाएगा 12। 2 से इसको काट देंगे, ठीक है, 2 3 2 से 3 बार हो जाएगा, 2 3 जा 6, 12 का 3 में गुणा कर देंगे, 12 3 कितना आ जाएगा 36 मीटर स्क्वायर, ठीक है, कितना आ जाएगा 36 मीटर स्क्वायर या 36 वर्ग मीटर, एक ही बात होती है, ठीक है। 36 मीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए इस तरह से आपके प्रैक्टिस सेट के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक पर करते जाएं, एक एक प्रश्न को नोट करें, एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन देखें, क्योंकि इनको यदि आप बहुत अच्छे से आप अगर नोट करेंगे तो इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कहीं ऊपर आसमान से बन करके नहीं आता है, क्वेश्चन के यही प्रश्न है, यही त्रिभुज है, समबाहु है, विषमबाहु है, यही त्रिभुज है, यही लाभ हानि बट्टा है, बस संख्याएं चेंज आती हैं, बशर्ते आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक एक प्रश्न को चुन चुन करके करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।